ऐसा है कि मैं कोई भी भाषा में बात करूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी दो सारी लैंग्वेज उतनी ही अच्छी और उतनी ही बुरी है। तो उसके लिए तो भाषा का कोई ऐसा बंधन नहीं रहेगा। श्रोताओं तक अपना पहुंचने का एक जरिया है भाषा, इसलिए भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा उसका महत्व है, क्योंकि ऑफलाइन में हम कम से कम हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हम करते हैं कुछ हद तक, लेकिन ऑनलाइन में तो हमारी भाषा ही एक एकमात्र मुझे माध्यम दिखाई देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने फिर से एक बार बुलाया है मुझे, और हमारे टीचर लोगों के साथ में रूबरू होने का एक मौका मिला है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, इन सबको मेरी तरफ से अ, दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत एडवांस में हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसके बाद में शायद हमारा मुलाकात हो ना हो, तो इसलिए सबसे पहले आने वाली दिवाली की सबको शुभकामनाएं, और आज के दिन की भी शुभकामनाएं आप सबको। और आप लोग सब अ, इस टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, और इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि अ, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद अभी नए नए से ज्वाइन हुए हैं टीचिंग प्रोफेशन में, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अभी एग्जिट मोड में चले गया हूँ। इन द सेंस आई एम अबाउट टू रिटायर from my service after a long service of 37 years in the university, in coming 4 months only. So the countdown has begun for me. 21 days have remained. So this is a kind of a rare opportunity where incomers are joining with the outgoers, persons like me. और मैडम ने जो टॉपिक मुझे दिया है अ, वो है यूनिवर्सिटी एक्ट। और जैसे उन्होंने अभी बताया कि इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, तो बल्कि महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग ज्वाइन हुए हैं। और इन ये ध्यान में रखते हुए, जबकि ज्यादा तो जितना डिस्कोर्स होगा, so that is going to be around the provisions of our university law in the state of Maharashtra, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट। और उसी की जो प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिस्कोर्स होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन एक बात जरूर रहेंगी कि आपके भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटीज को, चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हो या चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हो, आप सभी को यूनिवर्सिटी के कानून के साथ में कभी ना कभी आपका संबंध आने वाला है। वी आर ऑल गवर्न्ड बाय द लॉ। सो टुडे I have been invited to speak about the university law. So at the cost of repetition, I would want to say that my speech is going to be around the provisions of the Maharashtra Public University Act, which has come into existence recently, comparatively recently, just 4 or 5 years back. Speaking about the Maharashtra University law, the history is quite interesting. We have seen after every 20 years, there has been a change in the law. एक 20 साल के बाद में नया कानून बनता है, ऐसा एक हिस्ट्री हमको बताती है। स्पीकिंग अबाउट माय ओन यूनिवर्सिटी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो कम से कम हर 20 साल के बाद में नया कानून
आया है अस्तित्व में। 1974 में हमारी यूनिवर्सिटी का कानून था जिसको नागपुर यूनिवर्सिटी एक्ट बोलते थे। हर यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अपना एक खुद का अलग से लॉ हुआ करता था। लेकिन 94 में यानी तकरीबन 20 साल के बाद में 97 के 74 के बाद 94 एक कॉमन एक्ट आया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके बाद में 2014 में एक नए कानून की बात चल रही थी जो अल्टीमेटली 2016-17 में महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट नाम से एक नया कानून आया। तो इतिहास हमको बताता है कि हर 20 साल के बाद में यूनिवर्सिटी में नए कानून बनते गए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि उसका क्या वजह हो सकती है, why there is a need to change the law or to bring or replace the existing law by the new law के अंदर। और मेरा एक अंदाज ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी नया कानून आया है 2016-17 में, मे बी सिमिलर चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन अदर स्टेट्स आल्सो। Other states have also enacted new laws replacing the old laws. तो ऐसी कुछ तो बात हुई होंगी, कुछ तो घटना हुई होंगी। Something must have happened. Some event must have taken place, which has compelled the government to come with a new legislation. And the new legislation is not a legislation with a cosmetic change, but rather the new legislation unveils a new plan. It gives a new face to the university in the state of Maharashtra, at least public university. महाराष्ट्र के अंदर काफी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, अराउंड 13 पब्लिक यूनिवर्सिटीज मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल एंड नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो सेक्टर वाइज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में देर आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड ईच ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर गवर्न बाय देयर सेपरेट लेजिस्लेशंस। द रीजन व्हाई वी हैव सेपरेट लेजिस्लेशन, क्यों ऐसे अलग अलग लॉ है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो फंक्शन है, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसके टारगेट्स एम्स है हायर एजुकेशन के, वो डिफरेंट होते हैं। Agricultural universities will have a different kind of the set of objectives from general multi-faculty universities like राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब है कि लॉ इज देयर टू हेल्प अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर विच द यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टेब्लिश। सो डिफरेंट लॉज की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए कानून बनते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसके हिसाब से, उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उसके ड्यूटीज के हिसाब से, उसके मिशन, उसके विजन के हिसाब से हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देना जरूरी होता है। सो दैट इज व्हाई I find in the state of Maharashtra there are different laws governing different kinds of the universities. And under the same law, we have got different universities. My discourse will be mainly about multi-faculty general universities, multi-faculty general universities. और ये जो मल्टी फैकल्टी की भी अभी जो मैं बात कर रहा था उसको भी थोड़ा सा एक कैविएट है अभी, क्योंकि ये ना 2016-17 का कानून आने के पहले every university, public university in the state of Maharashtra had the freedom, autonomy to decide the faculties within their own jurisdiction. So every university could decide how many different kinds of the faculties it could have. So for example, my own university, Rashtra Sant Tukduji Maharaj Nagpur University, had 9 different faculties: arts faculty, science faculty, engineering, commerce, management, law, pharmacy. Like these, there were different kinds of the faculties. और नागपुर यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज है उससे कुछ भिन्न फैकल्टी
किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकती, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी हो सकती थी. So that was the kind of the freedom which was enjoyed by the universities under the earlier legislation, that is Maharashtra Universities Act 1994. लेकिन जब 2016 का कानून आया, तो this autonomy of the university to decide their own faculties, it was taken away. उसका instead of that, the act itself prescribed that there shall be 4 different kinds of the faculties. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना चाहिए वो ये है कि प्रेजेंटली the public universities, multi-faculty public universities in the state of Maharashtra do not enjoy the autonomy of prescribing their own faculties. Now, the Maharashtra Public University Act prescribes the 4 faculties, they being science and technology. So, the earlier former faculty of science and faculty of engineering and technology and faculty of architecture, which were separate faculties, all of them have now been clubbed together under the one umbrella of the faculty of science and technology. Then you have the faculty of commerce and management. Thirdly, the faculty of humanities. अब ये जो नई फैकल्टी बनी है ह्यूमैनिटीज, मेरे यूनिवर्सिटी में तो इस नाम की फैकल्टी पहले नहीं थी. We had different kinds of the faculties. We had law faculty, separate faculty, arts faculty, social sciences faculties. Now all those faculties have become the part of the history, and now there is only one faculty, mega faculty of humanities. तो ये एक काफी बड़ा और नई फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, एंड आई थिंक nobody has a clear idea as to what shall be the content of this faculty of interdisciplinary studies. So I wish I will be coming back to this point again, and before that I just want your attention to the point as to why the changes have taken place. When you had already a legislation of 1994 governing the public universities, what prompted the government to come with a legislation, new legislation, replacing the earlier legislation? So, in my opinion, the most important and impact making event which occurred in the field of education, in the field of service sector at the global level was the establishment of World Trade Organization. I hope many of you are aware about this organization, Vishwa Vyapar Sangatana. This World Trade Organization, उसका प्रीडिसेसर था जनरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड, गैट नाम की एक संस्था थी. Now that GATT was the jurisdiction of the GATT was confined to trade in goods only. लेकिन जब 1 जनवरी 1995 में ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो 2 महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, all of us have been impacted by this development, irrespective of what our status in the society is, whether we are teacher, whether we are engineer, whether we are judges or whatnot, we have been impacted by this development. And this is the establishment of the WTO, and with an enlarged jurisdiction. अब ये जो WTO की स्थापना हुई उसमें सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड किया, और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी सब्जेक्ट उसके अंदर लाया गया, और इसके कुछ कानून भी बने हैं. सो सर्विस सेक्टर इज गवर्न्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. और जहां तक बौद्धिक संपदा का विषय है, दैट इज गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं. नाउ द मैंडेट ऑफ दिस इज कि with the TRIPS agreement under the jurisdiction of the WTO, the impact has been
the countries which are members of this WTO and India being a member country since beginning, they were required to change their laws, domestic laws regarding intellectual properties. तो इसलिए हम देखते हैं कि 1995 के बाद में हमारे देश में बौद्धिक संपदा के नए कानून पैदा हुए और जो एग्जिस्टिंग कानून थे उसमें परिवर्तन किया गया है। जहां हम टीचर है तो हमारे मतलब की बात है कि लॉ ऑफ पैटेंट और दूसरा कॉपीराइट, ये दोनों में काफी परिवर्तन किया गया है। पैटेंट का भी कानून बदला गया और कॉपीराइट का भी कानून बदला गया। और ये not only these laws were changed, but there has been obligation to enforce their obligations, their law, these laws. तो इसलिए आप इस चीज को शायद आपने महसूस किया होगा कि in this in the post 1995 era there has been much debate, discussion and awareness about the बौद्धिक संपदा कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये प्लेगियरिज्म की भी बात उसी के कारण आ रही है। So 20-30 years back nobody was talking about plagiarism in research work. Nobody bothered about plagiarism, making our PhD thesis compliant with anti-plagiarism regulations. So this is the impact which has occurred, that we are now forced to submit our PhD thesis under the certificate that it complies with the requirement of anti-plagiarism laws. So this is the impact which has occurred, and as I said, with the opening of the service sector, the education sector also became open for international participation. The second thing which is of importance, which is significant, and which forced the government, which compelled the government to change the education laws, was the emergence of information technology as a method for management of our affairs, governance. So these two, emergence of information technology, which has come to the forefront, which has transformed our life entirely, totally. The world has become like one village because of this emergence of the information technology. आप में से जो मेरे एज के या मेरे से थोड़े से कम ज्यादा एज के हैं, वो लोग आप इस बात को विटनेस है, मैं विटनेस तो हूं ही, कि हमने जो चेंज देखा, परिवर्तन देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मुझे अगर मेरे किसी रिलेटिव्स के साथ में अगर अमेरिका में बात करना है तो इट वाज ए हेल ऑफ ए प्रॉब्लम। नॉट एवरीबडी हैड ए टेलीफोन कनेक्शन। We had to go to the CTO office where we had to stand in a long queue to get our turn to try our luck to establish contact with our counterparts, our relatives staying in other countries. So that was a big problem. A lot of time was wasted and it was expensive also. But today, sitting anywhere from any corner of India, you can contact anybody living in any corner of the world. This is how the information technology has totally transformed our life. And no wonder that education sector could remain unaffected by that. It is only thanks to the information technology that today, though we are physically separated from each other, we are in a position to organize these kinds of the event, to exchange our ideas, to exchange our views, to exchange our information. So this is again a big change which has occurred in the last 2 decades. So these two events have totally transformed the panorama of हायर एजुकेशन, और इसके कारण फिर हमें एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई, एंड दैट इज व्हाई देयर इज महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट रिप्लेसिंग द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो
University, as Madam has introduced me to you, I have put in 37 years of service in the university and has worked on different committees and has occupied different administrative positions also in the university. But that will be only one way dialogue. So I will try to put only a framework of the law regarding university education, higher education in the state of Maharashtra, and I will expect you to uh, raise certain questions and have a discussion instead of having a monologue. Let us have a dialogue with each other. I would also like to know from each of you your perception about this. So, what then is the impact of this law on the universities? As far as the public universities in the state of Maharashtra are concerned, uh, the present legislation, Maharashtra Public Universities Act, has given a new face to the university. Every university is a creation of the law, and these universities are endowed with corporate personalities. These universities are persons in the law of law. They are corporatization of the university. So they argue each university has got a organic structure which is prescribed by the university law. तो 1994 का जो कानून था that also prescribed the organic structure of the university. लेकिन जो 2016-17 का legislation है, it has brought about a big change in the organic structure of the university. So therefore, those who are working in this university, they will discover this changed face of the university under the new legislation. And why I am saying this is that because there is a creation of different kinds of the organs of the university, different bodies within the universities. Each one of you is aware about, broadly speaking, the management council of the university, then academic council of the university, the senate of the university. These are the board of the studies of the universities. These are the bodies with which each one of us maybe we are familiar with. But the Maharashtra Public University Act has created new bodies also. For example, in my perception, the most important organ which has been established is the Board of Deans of the University. So those of you who are from the state of Maharashtra and those of you who are working in the public universities in the state of the Maharashtra must have heard about this new body, the Board of the Deans. As the name itself suggests, this is just one of the number of new bodies which have been established by the Maharashtra Public Universities Act. In all, presently there are about 17 different kinds of the bodies. 17. Some of these bodies were already in existence in the university, as I said earlier, management council, senate, academic council, faculty. They were already there even before that, and board of studies. But the new are the board of the deans, number one, board of the sub campuses. This is something very new. Board of university departments and interdisciplinary studies, Board of Post-Graduation Education in colleges, and so on. Board of Information Technology, Board of National and International Linkages, Board for Innovation, Incubation and Enterprise, and so on, and the Board of Research, so on. So in all, there are about 17 different kinds of the bodies uh, which constitute the different organs of the university. So when we are talking about the university, what is the picture of the university? What is the structure of the university under the university law in the state of Maharashtra? If you consider the picture of any public universities,
as I said, there are 13 different public universities in the state of Maharashtra. So each of these 13 universities, irrespective of their size, not all the universities are of the same size. For example, Mumbai University, it is one of the giant public universities in the state of Maharashtra, which has got more than 600 affiliated colleges. Uh, and on the other extreme, we find a small university which is situated in Solapur, serving only one district. So there is a small university, public university, there is a big university, public university, having different budgets. Also, the budget of the university runs into hundreds of the crores, but the budget of the small university serving one district will be small. So why I am telling this is, although the physical structure of these universities, their jurisdiction, their financial resources are not equal, their organic structure is equal. So they are organically, they are all equal. They are supposed to have all the 17 different kinds of the bodies. My own submission about this is that this is unfair to the small universities. They may not have resources to establish these kinds of the bodies, because establishing a body and making it functional requires resources, and the small universities do not have resources. So as is our wisdom says, the shoe should fit your leg, and therefore uh, uh, this Maharashtra Public University has must be amended and suitably amended, so that not unequal burden is cast upon, not equal burden is cast upon unequal universities. So some of the board may not be necessary for the small universities, uh, but this law expects all these universities have the similar kind of a structure in their organizations. So maybe sometime whenever there is a reform in this legislation, this point will be addressed. And each uh, why this point is important to all of you is because you as a teacher has an opportunity to become a part of this organic structure of the university. As you know, at the top there is vice chancellor. Of course, above the vice chancellor we have got a chancellor, uh, but chancellor, you can't aspire to become a chancellor unless you are planning to join politics and then become a governor of the state, because governor of the state is a, by virtue of the office, chancellor of the public universities. But as far as below the chancellor, there is a vice chancellor, and this vice chancellor is an academician. The vice chancellor, I repeat, the vice chancellor who is appointed as an academic as well as the administrative head of the university happens to be an academician and not an administrator. Mind well, the qualifications which are prescribed for the vice chancellor are the qualifications of a academician. So therefore, each of you who is participating in this meeting, you can plan, you can dream to become vice chancellor of some or other university. If you have a qualification and if other factors work in your favor, you can certainly become a vice chancellor of the university, who is an academic and administrative head of the university. And below that vice chancellor, there is a pro vice chancellor in the university, followed by different other officers of the university. So that is our the opportunities for our progression in this sector, education sector.
uh, uh, if we are working in this public sector universities. This gives us an opportunity from a simple assistant professor, you can end up becoming a vice chancellor of the public universities, and from there also you can move on, maybe to become a chairman of the university grants commission and so on. Of course, that is a different point. My point is about how the university functions, and the point is university functions through laws, rules and regulation, because this is being a public university, uh, and it is a creation of the law. It itself is created by the law. All the universities are supposed to have been created by the law, and they are governed by the law. So as a part of the university, every teacher is supposed to know what are the different laws of the university, how I am governed by these laws, what are what is my position, what are my duties, and what are my opportunities under the law of the university. So, talking about the law of the university, uh, which is my mandate, as you know, there are different apical bodies established by the parliament in our country. We have got University Grants Commission, we have got Bar Council of India, we have got Pharmacy Council, Architecture Council. So for professional courses offered by various universities throughout the length and breadth of our country, we have got certain apical bodies established by the Act of the Parliament. It is the central government which has created these apical bodies to regulate professional uh, courses throughout India. As far as other non-professional courses are concerned, uh, perhaps you are aware that it is the University Grants Commission which has got a role, and which gives the prescription. Coming down to the level of our own university, the primary legislation, undoubtedly, at the cost of the repetition, I would say, it is the public university law in the state. So we must all be familiar with this legislation, which defines what are the objectives of the university. And as a teacher working in the family, in the system of the university, our objectives must correspond to the objectives of the university. They have to correspond with the objective, because it is we are the agents through which the university tries to implement its objectives. It is through which uh, the duties and functions of the university are performed. We are at the point of delivery. Okay, so the primary legislation governing our position in the university is the University Act, and these University Act uh, creates other bodies which are empowered to frame its subordinate legislation. Each of the public universities in the state of Maharashtra, which are governed by Maharashtra public universities, have got the power to frame their own local laws. Uh, So we have got Senate as well as Academic Council, and the most important subordinate legislation. Subordinate means legislation which are subordinate to the Maharashtra Public University Act. These legislations are called as the statutes and ordinances. Of course, anything which is left out of the subject matter of the statute and ordinances, they can be governed by the regulations. So maybe you have heard about this also, the universities statute and universities ordinances. Generally speaking, the difference between the two is in all academic matters, uh, whether it is designing any course, implementing any course, that academic programs of the university, including the PhD programs, we need ordinances. So ordinances are framed for academic matters.
as and the administrative for other administrative matters we have got statutes. That is the broad distinction between these two kinds of the subordinate legislations. I repeat, we need ordinances for regulating academic matters, which includes uh, academic programs, whether certificate program, diploma program, advanced diploma program, or degree programs, undergraduate program, postgraduate programs, or the PhD programs. So admission of the students, then their progression in the program, then evaluation. These are all matters which are governed by the ordinances. Uh, As far as other administrative matters, service conditions of the teachers are concerned, uh, disciplinary action against the teachers are concerned, we need statutes. Ordinances are framed by academic council and statutes are framed by the Senate of the university. As you know, Senate is the representative bodies where not only the teachers, not only the academicians, but other stakeholders of the university are also represented, like the graduates, the managements of the uh, affiliated colleges, societies, and so on. Whereas academic council is the council of the academicians, where you get board of chairmen of the board of the studies, deans, and all that. So administrative matter governed by statutes, academic matter governed by the ordinances. अब ये सब बनाने की एक प्रक्रिया है. The law prescribe the procedure, how to frame the statute and how to frame the ordinances. ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. It takes some time to frame the ordinances, and therefore एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके हमारे पास में और एक मैकेनिज्म है जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं. So this also you must have heard the word direction. So direction is issued by the vice chancellor of the university in exercise of his powers. So on behalf of the concerned bodies of the university, the directions are issued by the vice chancellor as a stopgap arrangement. Of course, it is expected that this direction will be converted into a statute or the ordinance. होता ये था कि once a direction is issued, the universities used to forget about converting this into ordinances and the statute. The statutes are required to be assented by the chancellor, and chancellor takes years together to give his assent to the statute. So universities used to make the direction and then forget about converting it into statute or ordinances. In order to curb this practice of the university, अभी जो नया कानून आया है, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, it says that the direction shall expire within a period of the 6 months. तो उसके पीछे उसका स्पिरिट इस प्रोविजन का ये है कि the university should take prompt steps to convert this direction into statute or ordinance. But my experience of the last 4 years is that this has not happened. So what we are doing is once the direction has expired, we are again coming out with a new direction, reviving the earlier direction. And I am part of this as I am presently the chairman of the draft direction committee of the university. And I am discharging that function of drafting the directions on behalf of the university and for the vice chancellor. That's why I am in a position to tell you what is this position regarding this compliance with this provision of the law. So in a way, we can say that we are not complying with the provisions of the law according to its spirit. So there are certain directions which I have myself revived several number of the times, which of course is not expected by the law. But this is a problematic provision.
this is a problematic provision. This is not a realistic provision. In 6 months, things don't happen. If the office of the chancellor does not give assent to the statute within 6 months, for years together they are lying there. So why should they expect university to convert the directions into statutes or ordinances within 6 months? So this provision itself is somewhat unrealistic, in my opinion. As we can say, we are not using, rather abusing the provision by continuously reviving the lapsed directions. But that is our compulsion, because we need to have the direction. No decision can be taken unless we have got direction. No rights and obligations of any stakeholders can be altered, can be affected, unless and until we have got supporting direction. So these directions, these statutes, these ordinances, they are very important, as it confers validity on the actions of the university, whether it is conferment of the degrees or conduct of the programs. Unless and until you have a supporting legal document, the degree will not be valid. So that is sure for, and that's why we require these instruments. And one important function of the university, perhaps you are aware about this, is the preparation of the perspective plan. The Act requires each university to have its own perspective plan for the period of the 5 years. Again, here I was fortunate to be the chairman of a committee for drafting the perspective plan of the university. The last perspective plan also was authored by me. Of course, that time our pro vice chancellor, Dr. Deshpande, was the chairman of that drafting committee, and I was the member. So this perspective plan prepares a vision of the university for a period of the 5 years. So in what direction university should move? What shall be the various programs? And as you are aware, presently the emphasis of the government is on skill development. So it was expected that all the existing programs, academic programs of the university will be revamped, and a necessary component of the skill will be inserted into those programs. And for this purpose, for the successful implementation of these new programs, it was expected that the teachers of the university will be given the requisite ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हमें अगर बच्चों में स्किल देना है तो टीचर के पास में भी स्किल होना आवश्यक है. लेकिन ये काम अनफॉर्चुनेटली जहां तक मेरी जानकारी है वो हुआ नहीं है. It has not happened. So it is उसके कारण बहुत सारे होते हैं कि कानून अपनी जगह होता है, कानून कुछ एक बात कहता है और हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसमें थोड़ा फर्क होता है. So there is always a gap between what has been promised and what has been performed. This, as a teacher, I must tell you that our own laws require expect something from the teacher. And to my knowledge, for the first time, अभी मैंने पहली बार देखा है कि there is a codification of the duties of the teacher. हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट की गई थी, उसके लिए जो हमने डायरेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने देखा है कि देयर इज ए कोडिफिकेशन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द टीचर. महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट हो या उसके पहले के भी एक्ट में देयर वर सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द टीचर, बट दोस ड्यूटीज वेयर नेगेटिवली कोच कि भाई टीचर ने कोचिंग प्राइवेट को ट्यूशन क्लासेस नहीं लेना चाहिए. दैट वाज द काइंड ऑफ द ड्यूटी. लेकिन अभी जो नया मैंने जो डायरेक्शन देखा है, उस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव ड्यूटीज आल्सो हैव बीन created. What shall be the role of the teacher? And I am happy
कि जो मेरी खुद की धारणा है टीचर के बारे में, उसी तरह से कुछ ऑब्लिगेशंस टीचर के इस नए डायरेक्शन में हम देखे हैं। आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग माय टीचर्स कि भाई वंस टीचर ऑलवेज टीचर। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, आप टीचर बने हैं, तो फॉर 24 आवर्स यू आर ए टीचर, माइंड वेयर, and your students who are your consumers, they are watching you continuously for 24 hours. देखिए ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बैंकर और उसके कस्टमर के रिलेशनशिप में अगर हम देखते हैं, तो बैंकर इज नॉट अंडर द कांस्टेंट स्क्रूटिनी ऑफ हिज कस्टमर्स। ठीक है, जब काम हो गया मामला खत्म। उसके बाद वो बैंकर क्या करता है, किधर जाता है, कैसा बिहेवियर उसका, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, दैट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ हिज कस्टमर्स। लेकिन मैंने एक तजुर्बे से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे तरफ, हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, हम क्या पहनते हैं, व्हाट इज अवर ड्रेस एंड व्हाट इज अवर एड्रेस। दिस इज कॉन्स्टेंटली अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ अवर स्टूडेंट। और इसका मुझे एक जो अनुभव आया, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट कहीं सिंगापुर वगैरह गया था, और वहां से लौटने के बाद में वो मुझे मिलने के लिए आया, और उसने बताया कि वो सिंगापुर गया था फैमिली के साथ, और उसने मुझे एक पेन दिया, और वो पेन था ब्लू कलर का। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ये ब्लू कलर कैसे सिलेक्ट किया मेरे लिए। तो उसने बताया कि सर मुझे मालूम है आपको ब्लू कलर ज्यादा पसंद है। मैंने कहा कैसे आपको मालूम? तो बोले आप अक्सर ब्लू कलर के ही शर्ट पहनते हैं। आई वॉज स्टन्ड। I was stunned because I was not teaching to that class in which he was studying, but nonetheless, that student was constantly observing. So what he was doing, as he was observing, I understood that other student also must be observing कि हम क्या पहनते हैं, किस कलर के कपड़े भी पहनते हैं, किस कदर के कपड़े हम पहनते हैं। इतना बाइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारे बारे में होता है। तो हम कहाँ जाते, किसके साथ मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं। दे वर्क लाइक कैमरास एंड वी कैन नॉट लाई विद देम। तो सबसे पहली बात हमको एक टीचर बनने के बाद में ये ध्यान में रखना है कि वी आर टीचर 24/7। हमारा काम लिमिटेड नहीं है जैसे किसी बैंक मैनेजर का काम होता है या बैंकर का काम होता है या उसका रिलेशन होता है। Our relationship with the student is of a different level, and student expect from, and a teacher has to carry the burden of expectations. Mind well, ये शायद जो बर्डन हम टीचर कैरी करते हैं, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, शायद वो बर्डन और कोई समाज में नहीं कैरी करता है। They expect us to have highest standard of our behavior because we are considered as a role model by the student, and we must look at the student as our product which has come for processing. ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो जहां हमारे को एक पायस काम करने की जिम्मेदारी मिली है, एंड दैट पायस, क्या पायस काम होता है कि किसी का भविष्य बनाना। जब स्टूडेंट हमारे पास में आता है तो सिर्फ उसको किताबी ज्ञान देकर नहीं। हाँ, यहाँ पर और एक बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरा तजुर्बा है। जब हम स्टूडेंट थे 31-40 साल पहले, तो हमारी अपेक्षा हमारे टीचर से क्या थी? उस समय इंफॉर्मेशन गैदरिंग का हमारे पास में जरिया क्या था कि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे वो एक जरिया था। दूसरा जरिया था लाइब्रेरी से किताबें। तो दो जरिए से हमको इंफॉर्मेशन मिलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉट विजडम।
even to get that information, I as a student had to depend upon the discourses of my teacher and the books in my library. If I miss the class, I miss the information. If I didn't get a library book in the library, I had to wait for a long time to get the book. ये हमारा limited जरिया. But today, your student don't come to your class for getting information. Mind way. Because this information is available to him 24/7 from anywhere at any time. So today's student have got access to the information 24/7. So the first challenge which information technology has raised for the teachers of the contemporary area is this. When you go to the class, please understand that the audience, your students are not sitting in the class only for getting information. They expect more than that. Now, there is a distinction between information and wisdom. Today's students come to your class in expectation of wisdom, knowledge, not information. So you will have to transmit to your student knowledge. And for that, you have to uh, acquire the knowledge. Acquire the knowledge. Just by reading out the books or giving out what is contained in the book is not going to satisfy your student. In my personal analysis, one of the complaint which is commonly heard is students don't attend the classes. Nowadays, students don't attend the classes. This is the common complaint we come across. And as a teacher of a law college, where two different kinds of the programs are being taught, and I have got around 800 students and about 16 classes, 50 teachers. I have seen many teachers complaining to me that, sir, students are not attending the classes. But there are few teachers for whom the students will come back for attending the class. The reason why the students don't attend our classes is because we are not able to satisfy their expectations. So this is the biggest challenge, my friends, you have to bear in mind. The teacher of the present era in which you are working as a teacher, you are carrying unprecedented burden of expectation. Mind way. I have seen both these parts. When I joined the teaching profession, that time also around, I am talking about 80s, picture had not changed so much as it is to be found today. Even that time, my student used to come to the class for getting information. But today, no student come to your class for getting information. ये आप ध्यान में रखिए. So, the first and biggest challenge for a teacher of higher education today is acquiring the knowledge and transmitting that. And a teacher, that teacher is most effective teacher who is in a better position, who can communicate effectively with his audience. That is also very important. My again, my experience tells me that the three important things which are expected by the teacher is, number one, of course, the sincerity and punctuality of a teacher. That teacher who engages the classes regularly in time and for the specified time. So this is the punctuality aspect of a teacher. So student will rate us on this parameter. How frequently I have bunked the classes. If I am in the habit of discouraging the students from attending the classes, I am not a good teacher. I am not going to be rated as a good teacher. So I have to first thing to succeed as a good teacher is that I must be punctual.
I must start my class in time and end the class in time. And I must engage the whole class. I have seen many teachers just uh, indulging in time pass. No, students don't like that. Students don't like it. The second thing is about the domain knowledge. And as I said, knowledge, not information. You need to have the knowledge. And how do you get the knowledge? वाचन आणि चिंतन. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, and you have to maybe test your knowledge, validate your information. So validated information becomes a knowledge. So this is a continuous exercise which a teacher has to do, not only in a formal way, but even in an informal way, and also by engaging into research activities. Whatever may be the level at which you are teaching, whether it is undergraduate or the postgraduate. One of the hallmark of a good teacher is that he is a researcher also. He must carry out research quite regularly. Third aspect of a teacher is how effective you are in communicating your points. So a command over the language, चाहे आप हिंदी में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो. Of course, I have crossed the age in mastering that art. But those of you who are young, the young audience, you still have got the time. And you must acquire mastery over the language in which you are communicating. That is very effective method of communicating with your audience. And your language can create an impact over the teachers. अभी कहीं लिखा नहीं रहता है. This is not a part of any prescription of the direction, prescription of the statute or ordinance. This is the part of our profession, professionalism. And of course, the last thing about a good teacher is the character. And unblemished, uncompromising character. Everybody expects a teacher to have a good character. And we have no luxury to point out figures at other members in the society that they are doing this. So this is an excuse for me. No. Teacher, having chosen this profession of the teaching, you have undertaken a pious obligation. Not simply a legal, but a pious obligation. Each one of us are under the pious obligation. And to discharge that pious obligation, the sine qua non, the prerequisite, uncompromising requirement is the unblemished character, a very laundered character, clean character. So your words will carry the weight. Your words will be taken very seriously only if you have the requisite character. A person who does not possess the character, and even if he gives a very high sounding lectures, nobody is going to take him seriously. That can be at a matter of entertainment only. It can be a matter of entertainment for a few minutes, but it cannot create an impact. Our words can create an impact, and our words can transform a person only if it is coupled by our character. Only if it is coming from the mouth of a person whose character is unblemished. So this becomes again a big challenge because you and me are living in an era where we are bombarded with so many alluring information, advertisements, and whatnot. And our taste lies in resisting all those kinds of the temptations. So, how do we manage all these things? How do we resist
the temptation to surrender to all these kinds of the temptation, because we are all flooded with alluring goods, material things, and in this world where everything is now uh, accessible, easily available, and affordable, how do we resist all these things? That is a big challenge. And that can come from our spiritual uh, orientation. So, our orientation towards spirituality alone can help us in surviving in this world in which we are all surrounded by vices, attractive things which are ephemeral in nature. They are not permanent. So we have to resolve not to become victim to these kinds of strategies of the market. Um, a person of my age, हमने दोनों दुनिया देखी है, दोनों दुनिया देखी है जहां पर छोटी सी छोटी चीज के लिए हमको इंतजार करना. आई हैव सीन द डेज बिफोर 80s, जहां एक दूचकी वाहन के लिए भी हमको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था. घर के अंदर एक टेलीफोन आने से हम लोग हमारे कॉलोनी में वीआईपी बन जाते थे. वो दौर देखा. बैंक में अगर हम सामान्य आदमी लोन लेने के लिए जाएंगे तो हमको लोन नहीं मिलता था. तो ना पैसा था, ना चीजें अवेलेबल थी, लेकिन हम सुखी थे, हम खुश थे, हम समाधानी थे, हमें आनंद था उस समय. और आज बाजार पूरा बदल गया है. आई डोंट नीड मनी इन माई पॉकेट इवन टू बाय एनीथिंग. They are there to put money in my pocket, and with that borrowed money, they want me to purchase the thing. So a kind of a vicious cycle is being created around us. And as a teacher, common man falls prey to all these kinds of allurements. These are traps. I would say these are the traps created by the markets. Common man may become victim to these traps. He may get entangled in this trap. But as a teacher, we must have our vivek. तो हमें हर सारे डिसीजंस हमें विवेक से, not greed but the need. So I will buy that thing which I need and need for my profession. So I spend more money. मैंने तो पूरे मेरे करियर में कभी भी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से किताबें नहीं बोरो की. जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने के लिए बताया गया था उसके लिए मैंने खुद के परचेस की किताबें. And I have always built my own library. So I spent my substantial part of my income in building my own library, because I realized that my library is my biggest asset. My library is my legacy, and I want to leave behind this legacy, which will help generation after generation. एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ. Knowledge is something which cannot be stolen and which does not uh, diminishes even by using. आप चाहे कितना भी उसका यूज कर लो, वो नॉलेज कभी सेकंड हैंड बन के उसकी कीमत नहीं कम. मैं चाहे 50 लाख की भी कार लूंगा, लेकिन वो 50 लाख की कार जब मैं बेचने जाऊंगा तो सेकंड हैंड है, उसकी कीमत कोई 50 लाख नहीं देगी. लेकिन नॉलेज कभी सेकंड हैंड नहीं बनता. नॉलेज हमेशा ओरिजिनल होता. और नॉलेज हम बांटने से घटता नहीं, नॉलेज बांटने से बढ़ता है. तो हम एज ए टीचर हम भाग्यवान अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास में वो असेट होता है जो कभी डिप्लीट नहीं, वो कभी डिमिनिश नहीं होता. और जिसे हम छोड़ के जाएंगे तो वो
समाज के हित में ही आएगा, वो कभी भंगार नहीं बन सकता कि भाई हमारा नॉलेज भंगार में निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी भंगार में निकल जाएगी, मेरी कार भंगार में निकल जाएंगी, मेरे कपड़े भंगार में निकल जाएंगे, मेरी सारी चीजें भंगार में जाएगी, ना मेरा ज्ञान कभी भंगार में जा सकता। So I always spent money on creating this, spending on this, what was necessary for me as a teacher. और शायद इसका नतीजा है आज की स्पर्धा में जो मैंने देखा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, हमसे उम्मीदें है हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करने चाहिए, उसको इतना इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, उतना इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए। आपको प्रमोशन के लिए आपको डीन बनना है तो इतना इम्पैक्ट फैक्टर आपका पेपर का होना, इतना आपका एपीआई होना, मेरा इसमें विश्वास नहीं। दीज आर ऑल एपीआईज वगैरह हम पर। This does not really speak about what you are. This does not really speak about what your achievements are as an academician. बहुत दुख होता है जब कोई, और मैंने खुद देखा है ऐसा, कि भंगार किताबें, जिसको हम किताब बोलने के लिए हमें शर्म आती है, इस टाइप की किताबें बना के लोग अपने आप को प्रिंसिपल करके भी अपॉइंट कर चुके हैं। ये मैंने खुद देखा है। मुझे अपनी जिंदगी में किताब लिखने का जो अवसर आया, एकमात्र अवसर मैंने हासिल किया। मैंने पूरे करियर में केवल एकमात्र किताब लिखी, और वो किताब मैंने अपने साक्षात्कार के बेसिस पे लिखी। साक्षात्कार मतलब जो विषय मैं क्लास में पढ़ाता था, और वो विषय हर समय पढ़ाते समय जो नया साक्षात्कार होता था, उसे मैं लिखते गया, और वो मेरे ओरिजिनल थॉट बनते गए। और विश्वास रखिए, जैसे मैडम ने आपको बताया था जो मेरा विषय क्या था, जिस विषय पे मैंने किताब लिखी, और ये कहने में मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है, मेरी किताब एक नहीं 3 देशों में रेफरेंस बुक करके है। यूनाइटेड स्टेट में सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ लॉ है, सैन फ्रांसिस्को गांव में, बड़ी टॉप 10 स्कूल, लॉ स्कूल में से एक लॉ स्कूल है। उस सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ लॉ में मेरी किताब इंडियाज द रेफरेंस बुक ऑन इंडियाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस। उसके बाद में सिंगापुर में एक नेशनल लॉ लाइब्रेरी है, उस नेशनल लॉ लाइब्रेरी में भी इस किताब को रखा गया है। और अभी मुझे रिसेंटली बताया गया कि लंदन में जो बार काउंसिल है, वो बार काउंसिल ने भी उस किताब को अपने लाइब्रेरी में रखा है। सो आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू दिस इंफॉर्मेशन that my book has acknowledged international recognition. The reason is it was a product of my original research, and it was the product of my passion for that particular subject. उसके बाद में मैंने कोई और किताब लिखी नहीं, अभी रिटायरमेंट के बाद में उसको मैं रिवाइज करूं। तो मेरा मानना है आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या हो सकता है, ना कि कोई पोस्ट आपने हासिल की, वो नहीं हो सकता। और मेरा तजुर्बा तो ये है, जितनी भी पोस्ट मुझे यूनिवर्सिटी में मिली वो बगैर मांगे मुझे मिली। चाहे मैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट बना, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बना, या फर्स्ट डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, I never lobbied for getting these posts. All these posts came to me. University wanted me to shoulder that responsibility. तो मुद्दा ये है मेरा, वही बात है, खुद को उतना काबिल बनाओ, और वो काबिल बनाने के लिए ये पेपर वर्क कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे मायने से।
So you must acquire knowledge about the subject. You must become a master of the subject which you are teaching. And what you teach, so unless and until we practice what we teach, the society will not respect us. The students will not respect us. Forget about what the law says. Many times there is a huge gap between what the law says and what the reality is. It's all statutes, ordinances, regulations. These are the instruments which are used for organizing the human behavior in the society, in the university. These are the tools. लेकिन अगर हमारे इंटेंशन अगर वो सही नहीं है तो सिर्फ ये कानून बनाने से काम नहीं हो. No university can attain heights of success only by creating these instruments. हमें कैरेक्टर की आवश्यकता है. और अंत में इतना कहूंगा कि आज मैंने जो महसूस किया, the biggest challenge in our society is the crisis of character and deficit of trust. हम किसी के ऊपर आज विश्वास नहीं रख सकते. और ये बात मैंने पर्सनल जिंदगी में भी महसूस की. मैंने बचपन में देखा कि लोग एक दूसरे पे विश्वास रखते थे. कोई आदमी खराब है ये प्रूव करना पड़ता था. हर किसी के तरफ देखने का हमारा जो नजरिया था वो ये कि आदमी अच्छा ही है. लेकिन दुर्भाग्य से आज दोस्तों ये कहना पड़ता है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ देखते तो हमें अपने मन में एक शंका रहती है. जितने भी कानून हमने बनाए वो कानून बनाने के साथ में हमने डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट पैदा किया है. क्यों हमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बनाना पड़ा? और ये कानून बनने के बाद में मेरा देखने का नजरिया ये रहेगा कि कहीं मेरे ऊपर कोई गलत आरोप तो नहीं लगाया जाएगा. क्या मुझे मेरे कलीग के साथ में कोई डिस्टेंस रखना चाहिए? ये अविश्वास की धारणा मेरे मन में किसी के बारे में है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज. वो एक स्वस्थ समाज का दर्शन नहीं देता है. वो स्वस्थ समाज है जिस समाज में हम एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं. और विश्वास तब आता है जब हम कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं. और ये कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करना ही एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. कानून क्या कहता है ये नहीं इम्पोर्टेंट है. मेरा जमीर क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है. और मैं ये मानता हूं कि शिक्षक की एक अनलिखी ऐसी जिम्मेदारी हो कि he or she should be a person of uncompromising character, unblemished character, edifice of a character, a role model for the students. साउंड नहीं आ रहा है सर. साउंड नहीं है. I'm sorry. और जब ये बनता है तब ट्रस्ट भी बनता है. और जिस समाज में कैरेक्टर भी है, ट्रस्ट है, वही एक स्वस्थ समाज हो सकता है. वही एक विकसित समाज भी हम कह सकते हैं. एंड आवर ड्यूटी इज टू bring about the development in the society, harmonious relationship among the various stakeholders in the society. ये हमारी जिम्मेदारी है. हमारा यूनिवर्सिटी कानून हमको बताता है what is the function of the university. The function of the university is to spread the values in the society, the harmony in the society among the various sections of the society. भय का नहीं, विश्वास का नाता होना चाहिए, विश्वास का वातावरण पैदा होना चाहिए. और शायद यही हमारी जिम्मेदारी है
और ये आप सभी टीचर इस बात के लिए सक्षम है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा बोल के फिर मैं क्वेश्चन आंसर करके कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा, लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि मैं भूल गया था और मैं काफ़ी समय तक मैंने अपनी बात अलग अलग विषय पे रखी। 12:19 हो गए हैं समय की पाबंदी के हिसाब से। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। आप अगर कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरे से पॉसिबल है तो उसका कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाहूँ। Sir, this is Sarjarao Narvade शर्मा from. मैडम, आप बोलिए, नारवाड़ी जी बोलिए। Sir, this is Sarjarao Narvade from Sangli. I'm an assistant professor of English in the Department of First Year Engineering, PUPAT Budgaon. हमारा कॉलेज का नाम है पद्म भूषण वसुंधरा दादा पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर, एक मिनट, एक मिनट. There was some technical problem. Can you repeat what you said? Sir, I'm an assistant professor of English from Padma Bhushan Vasundhara Dada Patil Institute of Technology, Budgaon, Sangli. Okay. Uh, Nice meeting with you. थैंक यू सर। आपने, मैं ये कहूंगा कि ये जो कोर्स चल रहा है उसमें जो लास्ट ब्रिक आपने रखा है, तो ये कोर्स कंप्लीट हुआ, यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग उसका कंप्लीट हुआ। तो हमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। आपने जो बात कही उसके ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ, वैल्यूज। जो जैसे लास्ट बात आपने कही कि क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रस्ट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और लोग भूल ही गए हैं कि हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, ये भूल गए हैं लोग। अभी सब लोग जैसे मिसट्रस्ट है, अनहैप्पीनेस है, तो ये क्योंकि वैल्यूज का सीधा कनेक्शन हमारे हैप्पीनेस पे आता है। अगर हम वैल्यूज फॉलो नहीं करेंगे तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। ये लोग भूल ही गए हैं सर। तो आपने सही बात कही, आई एम 100% एग्री विथ यू। आपने कई सारे अच्छे पॉइंट कहे हैं कि टीचर ऑल द टाइम ही इज टीचर, सो ही इज ऑब्जर्व ऑल द टाइम। एंड तो हमें कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा कम्युनिकेशन है। ये सारी बात आपने कही, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल आपने सही कहा है, और जो जरूरत है अभी की, तो वो उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी है कि मेरी बात से सहमत वाले भी टीचर है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से सभी टीचर्स इस बात से सहमत होंगे ही, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। मैंने वही बात रखी जो बात सही है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे कोई भी जमाना हो, चाहे कोई भी समय हो, यही बात हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। सवाल सर्जेराव जी, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है, अक्सर हमने देखा है की जसं आपण म्हणतो की शिवाजी तर सगळ्यांनाच आवडतात, परंतु शिवाजी हे माझ्या घरी नको, शिवाजी कुणाच्या इतरांच्या घरी जन्माला आले तर बरं होईल, असं ही आपल्याला बघण्यात येते असं. कारण ते लाईफ काही सोपी नसते, शिवाजी बनून जगणं इतकं सोपी नसते. आणि म्हणून तो दुसऱ्याच्या घरी जन्माला आला तर चांगलं असं वाटतं. आणि एक और एक मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक बार यूनिवर्सिटी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी डाली थी। स्पॉट वैल्यूएशन का एक केंद्र मुझे दिया था, उसमें मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया और मैंने देखा कि डे 1 से कोई आज एब्सेंट है, कोई कल एब्सेंट है, कोई परसों एब्सेंट है। ऐसा हो रहा था। तो एक बार एक टीचर आए मेरे को, बोले कि सर आपसे एक बात कहना है। मैंने कहा भैया तुम कोई बात कहने के पहले मेरी बात सुन लो। मेरी ये मान्यता हो गई है कि आज अगर शिवाजी फिर से पैदा हुए तो भी वो स्वराज्य नहीं हासिल, क्योंकि उनके पास में ऐसे लोग नहीं मिले। आधी कोंडाण्याचं म्हणणारे लोक भेटणार नाही। हे छोटी मोठी कारण देऊन आपण सुट्या जो घेतो, मी म्हटलं यातून आपण काही मोठं कार्य करू शकत नाही।
असं म्हटल्यानंतर ते गृहस्थ खजील झाले आणि ते म्हणाले की हो सर, मी सुट्टी मागायला आलोच होतो तुमच्याकडे, परंतु तुमचं हे ऐकल्यानंतर मी आता विचार बदललेला आहे आणि मी सुट्टी घेणार. आणि त्यानंतर त्या गृहस्थांनी कधीही सुट्टी घेतली नाही. तर आपल्याला काही गोष्टी आहे अशा ज्या शेअर करायला हवा लोकांशी. वी मस्ट शेअर विथ द पीपल, वी मस्ट शेअर अवर एक्सपिरियन्सेस विथ द पीपल. आणि परिवर्तन जरूर होऊ शकते, पण तेच प्रश्न असा आहे की हु विल टेक एन एग्जाम्पल. पण बड़ी खुशी हुई सर्जेराव जी आपसे मिलके. कभी मौका आया तो पसंद नहीं कि हम मिलेंगे. ऐसे ही बिल्कुल लोग सर, बिल्कुल ट्राई समाज करेंगे में मिलने का. हाँ, परिवर्तन, सर. अच्छा परिवर्तन ला सके. परिवर्तनशील समाज होता है. परिवर्तन दो तरह के होते हैं. बुरा भी परिवर्तन ही होता है, लेकिन हमें एक अच्छे परिवर्तन की आवश्यकता. सर बीच बीच में शर्मा मैडम, आप है? Yes, sir. Yes, sir. Madam is on the way for office. I am Dr. Preeti Dharmik from HRDC. So, friends, if you have any query, yes, you can ask. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? हेलो सर, Yes, yes. पूछिए. कोण हाँ, विचारताय? yes. श्रीकांत सर, हा सर, मी प्राजक्ता रत्नपारखी. सर, मी विचारू क्वेश्चन? विचारा, हा. प्रश्न विचारा किंवा तुम्हाला सांगायचं असेल तुम्ही सांगा. नाही, शेअरही करायचं आहे आणि विचारायचं आहे. सर, जर हा. तुम्ही सांगितलं ना की एथिकल व्हॅल्यूज आणि कॅरेक्टर बिल्डिंग खरंच खूपच गरजेचं आहे, ठीक आहे. पण सर, मी बघितलेलं आहे की लोकांकडे जेव्हा पॉवर येते ना, तर एथिक्सही विसरतात आणि कॅरेक्टरही विसरतात. हा, तर आपल्या परीने सर्व गोष्टींचा बिलकुल अगदी लावला जातो हिशोब. तर सर, म्हणजे यामुळे काय होतं, मग आपलं एज्युकेशन सेक्टर जे इतकं प्युअर क्षेत्र आहे ते अक्षरशः पोल्यूट होऊन जातं. आणि त्या पोल्युटेड व्हायब्रेशन्समुळे ऍटमॉस्फिअर पोल्युटेड होतं आणि स्टुडंटला पण तुम्ही जे पाहिजे ते तर तुम्ही देऊच शकत नाही. पण या गोष्टीचं कुणाला रिअलायझेशनच होत नाही सर. पण याच्यासाठी काय करायला हवं की तुम्हाला एथिकल व्हॅल्यूज, तुमचे मॉरल इथिक्स खरंच खूप गरजेचं आहे. पण कळतच नाही लोकांना. पॉवर आली म्हणजे आपसूक आपल्या परीने प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब लावला जातो. खरं आहे मॅडम. हे तुमचं कुठल्या कॉलेजला आहे तुम्ही आणि काय कुठला विषय शिकवता? सर, मी कम्प्युटर सायन्सची असिस्टंट प्रोफेसर आहे सिटी प्रीमियर कॉलेजची. तर त्यामुळे म्हणजे मी असं बघितलंय की या सर्व गोष्टींचा आपल्या तर वर्क कल्चरवर होतोच सर इफेक्ट, पण मुलांवर पण होतो. आणि वाईट गोष्टी लवकर त्यांना कारण दे आर, तुम्ही जसं सांगितलं ना, ते खूप कीन ऑब्झर्वर असतात. आणि हे जे कॉन्फ्लिक्ट आहे ना, ते खूप लवकर ऍक्सेप्ट करतात, खूप लवकर ग्राह्य धरतात. आणि ते तर शेवटी स्टुडंटच आहे. आणि ते मग आपल्या हिशोबाने गोष्टी घेतात आणि अक्षरशः वातावरण पोल्यूट होऊन जातं सर. तर म्हणजे जे रिअल आपलं जे वर्क आहे ना, ते खूप हॅम्पर होते. आणि मग म्हणजे आपला मोटो सर्व कसं असं पोल्यूट होऊन जातं सर. आणि तिथे आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे इतकी मानसिक कुचंबना की तुम्ही कुणाला सांगू पण शकत नाही. तर यावर खरंच काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह वर्क करणे खूप गरजेचं आहे. कारण की थोडा हा स्पिरिच्युअल लेवलचा पण भाग आहे. तर फक्त सब्जेक्ट डिलिव्हरी करून तुम्हाला होणार नाही. कारण हा तुमचा काही डॉक्टरकीचा पेशा नाहीये की कॅन्डिडेट आला, तुम्ही त्याचं ऑपरेशन केलं आणि दुरुस्त झाला. हा 360 डिग्री अप्रोच असणारा हा सर्व्हिस सेक्टर आहे. तुम्ही 360 डिग्री नाही राहणार तर तुम्ही 360 डिग्रीचं फ्युचर जनरेशन कशी तुम्ही डिझाईन करणार आहे. तुमच्यातच नाहीये हार्मोनी, तुमच्यातच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे कॉन्सेप्टच नाहीये. तुम्ही सर्व निगेटिव्ह गोष्टी हे करताय, ऍक्सेप्ट करत आहे, तर तुम्ही पॉझिटिव्ह जनरेशन कशी फ्रेम करणार आहे सर. तर अटलिस्ट आय एम व्हेरी मच थँकफुल की FIB मध्ये काही सेशन्स इतके चांगले झाले, इन्क्लुडिंग युअर सेशन सर, की अटलिस्ट 25% जरी माइंडसेट थोडासा बदल झाला ना, तर खरंच या एज्युकेशन क्षेत्रासारखं पवित्र क्षेत्र ना पूर्वीसारखंच येऊन जाईल. अदरवाईज आता हा ना एक बिझनेस झालेला आहे असं मला वाटतं. नाही, बरोबर आहे. तुम्ही जे बोललात ते एक अगदी सत्य आहे. अर्ध सत्य नाही, पूर्ण सत्य आहे. कारण आपलं जीवन जे आहे ना कमोडिटाईज झालेलं आहे.
व्यक्ती सुद्धा वस्तू म्हणून बघण्याचा एक कल आहे समाजामध्ये. व्यक्ती वस्तूचं जसं आपण उपभोग घेतो तसा व्यक्तीचा सुद्धा उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती समाजामध्ये आपल्याला दिसतं. ते सत्य आहे. ही हो. गोष्ट संस्काराची गोळी नाही. बाजारात गेलं, गोळी विकत घेतली आणि झाला माणूस संस्कारी. तसं होत नाही, हेही तेवढंच सत्य आहे. ही एक अत्यंत प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. तपश्चर्या पण त्याला लागतं. पण एवढं नक्की आहे मॅडम की बाकी कोणी काय करत आहे, बाकी काय पीअर ग्रुपचं काय प्रेशर आहे, हा सगळं सोडून आपण आपल्या विवेकाशी आणि आपल्या सिद्धांताशी प्रामाणिकच राहिलं पाहिजे. आणि दॅट विल पे यू इन द लॉंग रन. हे लक्षात घ्या. अगदी सत्याचा शेवटी विजय होतो. माझं नेहमी माझ्या एका कलिगशी भांडण व्हायचं. अरे बाबा, सत्याचा शेवटीच का विजय होतो? पहिलेच का नाही होत? हं. हा नेहमी माझा भांडणाचा विषय असायचा. तर ही गोष्ट सत्य आहे. फक्त म्हणून आपला रस्ता खूप लॉंग आहे सर. हो, आहे ना, आहे ना, आहे ना. आणि तिथेच आणि मी साईबाबांचा भक्त आहो, कारण मला खूप चांगले चांगले अनुभव सुद्धा आले आहे. तर त्यांनी जो मंत्र दिला छोटासा, श्रद्धा आणि सबूत, हो, की श्रद्धा सबुरी. जेव्हा प्रवास तुमचा लांब असतो तेव्हा तर हा मंत्र अधिक उपयोगी आहे. तुमची श्रद्धा ढळायला नको आणि तुमचा पेशन्स सुद्धा तुटायला नको. नक्कीच अजूनही मला विश्वास आहे आपल्या तरी समाजामध्ये, आपल्या तरी देशामध्ये तरी स्टील होप. आणि तुमच्या त्या विचाराशी सुद्धा मी सहमत आहे की एज्युकेशन सेक्टर हे सुद्धा कमोडिटाईज झालेलं आहे. कमोडिटाईज. बिलकुल. हो ना सर. त्यामुळे आपल्याला जेव्हा जेव्हा संधी भेटते तेव्हा तेव्हा त्याला दुरुस्त करण्याचा आपण आपल्या परीनं प्रयत्न करायचा. प्रयत्न करायचा. हो हो, तुम्ही लोकांचा माइंडसेट नाही बदलू शकत, हे पक्का आहे. पण तुमच्या संपर्कामध्ये जे लोक येत, एक तर चांगलेच लोक आहेत किंवा आले तर काहीतरी चांगला प्रभाव घेऊन जा. आणि ते आपल्याला कळत नाही, त्याला काही मोजता येत नाही, असं माप नाहीये त्याचं. घेतलं आणि आता मोजलं की किती झाला प्रभाव, असं होत नाही ते. पण नक्की होत असतो. आणि खरंच आज मला पहिल्यांदा असा म्हणजे एक वेगळा आनंद मिळाला या क्लासमध्ये की काही लोक आहेत की जे अजूनही तसा विचार करतात, त्या मार्गाने चालले आहेत. आणि हा आपलं एक मिशन ऑफ लाईफ आहे. आपण काही म्हणजे नक्कीच मला असा विश्वास आहे की पीपल हॅव जॉईन्ड हिज प्रोफेशन बाय चॉईस, नॉट बाय डिफॉल्ट. दुसरं येस. काहीच जमलं नाही म्हणून आले असं नाही. आपल्याला इथे यायचंच होतं म्हणून आपण आलो. आणि जेव्हा असे लोक आपण येतो, नाही मला या क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, हो, मोहभंग होतो. माझा पण झाला. जेव्हा मी 1984 मध्ये माझ्यासमोर मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर माझ्यासमोर अनेक मार्ग होते. सेल टॅक्स डिपार्टमेंट, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, या सगळ्यामध्ये माझं सिलेक्शन पण झालेलं होतं. पण ते अच्छा. सगळे डिपार्टमेंट सोडून मी शिक्षण क्षेत्रात आलो. एक मला लहानपणापासून शिक्षक होण्याचं स्वप्न होतं. आणि दुसरं मला स्वतःला असं वाटायचं की शिक्षण क्षेत्र हे तुलनात्मकरित्या कमी भ्रष्ट आहे, इथे भ्रष्टाचार आलेला नसावा. पण 37 वर्षाच्या अनुभवामध्ये हे नंतर लक्षात आलं की हेही क्षेत्र सुटलेलं नाही. हेही क्षेत्र सुटलेलं नाही. पण तरीही याही क्षेत्रामध्ये काही अतिशय चांगले लोक आहेत की आता जे साक्षात्कार झाले, आपल्या संवादामधून साक्षात्कार झाला की काही लोकांना अजूनही तळमळ आहे काहीतरी या क्षेत्रातून करायचं. आणि आपलंच क्षेत्र आहे, शिक्षण क्षेत्र आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण समाजामध्ये एक रचनात्मक बदल आणि चांगले विचार आपण समाजाला देऊ शकतो. आपण तर प्रयत्न करायचा ना, बिलकुल. पुढचं सोडायचं, हो. काय व्हायचं त्याचं, है ना. नाही सर, खूप शेवटी रिस्पेक्ट नशिबात. करतात लोक आपल्या प्रोफेशनचा. लोकांना होप अगदी असते. आहे. टीचर म्हटलं की म्हणजे एक हो आशेने बघतात. अटलीस्ट रूरल एरियाचे तरी लोक खूप आशेने बघतात की हे म्हणजे सोसायटी ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत म्हणून. खूप रिस्पेक्ट करतात सर. तर म्हणजे करेक्ट. हो.
तर थँक यू सो मच सर. खूप चांगलं वाटलं तुमचं व्याख्यान you. ऐकून. छान छान. नमस्ते सर. हेलो सर. हाँ सर, बोलिए. सर से बात करनी है, उनसे हाँ जी. सवाल कर. हाँ यस बोलो. यस. सर दरअसल विशेष रूप से मैं नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ. पिछले 22 साल से मैं यहाँ पर हूँ. नागपुर में जो विशेष रूप से महाविद्यालय है, चाहे एसएफएस महाविद्यालय, हिस्लॉप कॉलेज, डीएनसी, धनवटे नेशनल कॉलेज से लेकर यहाँ पर ऐसा देखा गया है सर कि बीएमवी कॉलेज, तो जब कम्युनिटी के कॉलेजेस आते हैं वे उन उन समुदाय को प्रमोट करते हैं. पर एक ऐसा अगर विद्यार्थी है जो प्रतिभा संपन्न है, जो तहे दिल से मेहनत कर रहा है उस विषय के संदर्भ में, तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो उसी कैंडिडेट का चुनाव होता है जो उस कम्युनिटी के संदर्भ में है. अधिकांश जो है वे पैसे देकर या डोनेशन देकर उस उनका प्लेसमेंट होता है. तो जो सच में डिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि जब हम एथिक्स की बात करते हैं ये तो सिर्फ ऑन पेपर जैसे देखता है, जैसे कि हम भारतीय संविधान में समता बंधुत्व की बात करते हैं, ये सब फैंटेसी है सर. रियल में निष्पक्षता ये देखी नहीं जाती. पिछले 13 साल से मेरा ये अनुभव रहा. यहाँ पर जातीयतावाद, भेदभाव और डोनेशन ये फॉर्मेट सबसे अधिक रहा. और महाराष्ट्र में अधिकांश महाविद्यालय में लेक्चर की प्लेसमेंट इसी रूप में हो रही है. तो क्या इसे रोकने के लिए ऐसा कोई कड़ा प्रावधान नहीं जहां पर एक मेरिट को जस्टिस मिले? आप समझ रहे हैं सर, ये मेरी वेदना है क्योंकि 13 साल की मेहनत है और उसके बावजूद भी लोग प्रस्तावित नहीं होने देते. इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या और इतना डोनेशन का प्रावधान है जिसमें टैलेंट को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है. ऐसे में उसके लिए क्या करें? ऐसे तो वो व्यक्ति मर जाएगा या जीवन स्पॉइल होगा जिसने अपनी जिंदगी दी, पीडीएफ से लेकर 10 किताबें या बाकी सारी चीजें की. तो ऐसा संघर्षमय जीवन अगर किसी का है तो उनके लिए क्या है? डॉक्टर बोरकर, आप वहाँ पर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है? सर इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ तिरुपति में. जी. डॉक्टर बोरकर, आप जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या मैंने जैसे कहा कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड की समस्या है जो यहाँ अभी घुस गई है. और जहाँ तक कि आप जातिवाद की बात करते हैं, है ना, ये बात आज हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर मैंने तो मेरे क्या कहूँ कि शिक्षण क्षेत्र के बाहर भी मैंने बाजार की व्यवस्था में भी उसको मैंने महसूस किया. बाजारू व्यवस्था में समझे आप. अगर किसी एक्स कम्युनिटी का आदमी प्रोड्यूसर है किसी वस्तु का या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो रिटेलर की नियुक्ति करते समय उसने हमेशा मैंने देखा कि वो अपने कम्युनिटी के आदमी को ही प्रमोट करता रहा. ये बाजार की व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूँ, आज की नहीं. मैंने कम से कम चार दशक पहले से मैंने इस चीज को महसूस किया. ये बड़े दुर्भाग्य की बात है. जहाँ जिन संस्थाओं का आपने महाविद्यालयों का जिक्र किया, उनके बारे में जहाँ तक कि मेरी जानकारी थी, पुराने जनरेशन में कई लोग ऐसे हैं कि जो उस समुदाय के नहीं होने के बावजूद भी वहां पर वो लोग नौकरी करते और उस समय उनको मेरिट पे ही चयन उनका हुआ था, ना कि किसी समुदाय के आधार पर. और ये बात, और जो जहाँ पैसे की बात आ गई, ये बात भी आज मैंने अभी भी पहले कहा कि कमोडिटाइजेशन हो गया है, व्यक्ति का भी कमोडिटाइजेशन हो गया है. ये हम जो समाज के अंदर रहते हैं उसका ही ये हिस्सा है शिक्षण क्षेत्र भी. तो इसलिए जो समाज में जो प्रक्रिया होती है उससे ये क्षेत्र अनभिन्न नहीं रहे. विस्तार हुआ, विस्तार के साथ में नए लोग आए और नए लोगों के साथ में अपने सर्वाइवल के लिए आपको एक फैक्टर जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये सारी जो गलत बातें यहाँ पर होती है उसका एक फैक्टर ये है कि 90 के दशक से सरकार ने जब प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी एजुकेशन में,
90 के बाद में कोई गवर्नमेंट ने कॉलेजेस खोलना बंद कर दिया और गवर्नमेंट ने ग्रांट देना भी बंद कर दिया। प्राइवेट कॉलेजेस की निर्मित होने लगी, शिक्षण का विस्तार करना है और जीआरई बढ़ाना है और उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोल रही है, प्राइवेट सेक्टर कॉलेज खोलेंगी और उनसे हम 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा रहे हैं कि हम टीचर को तनख्वाह देंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेंगे। अब ये मेरा खुद का मानना ये है और इस पॉलिसी में ही डिफेक्ट है। इस पॉलिसी में जो 3 सेक्टर है, स्वास्थ्य, शिक्षण, न्याय व्यवस्था, इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, ये 3 के अंदर पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को कम से कम रोल होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी, लोगों को सक्षम बनाए, साक्षर और सक्षम बनाए और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखे और उसके बाद में फिर आप अपने पैरों पे देखो। प्रकृति का नियम है कि कोई भी प्राणी अपने बच्चों को ज्यादा समय तक नहीं पालता, उसको अपने पैरों पे, अपने पंखों पे दम देता है, उसके बल पे वो कहता है कि जाओ अब तुम उड़ो, जाओ तुम अपने चलो। और इंसान ही एक ऐसा लालची आदमी, वो एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरे जनरेशन की चिंता करते रहे, जैसे वो अपने आप को भगवान समझ ले। और ये जो उसका मोह माया का जो जाल है, उसमें जो फंसता है, उससे ये सारी विकृतियां पैदा होती, फिर उससे भ्रष्टाचार पैदा होता। तो 2 तरह की बातें होती हैं। हम तो कहते हैं एक तरफ विश्व की माझे घर, यानी पूरा संसार में और मैं एक ही हूँ, मैं संसार का हिस्सा हूँ। तो संसार के तुम अगर विश्व तुम्हारा घर है तो तुम अलग अलग लोगों को अलग अलग क्यों समझते? ये तो पूरा आर्टिफिशियल है ना। ये धर्म, जात, पंथ के बेसिस पे हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक है नहीं। तो ये 2 चीजें, ये 2 विकृतियां जो है इंसान के अंदर पैदा हुई है, उसके ही अलग अलग ये शेड आपको महसूस होते हैं अलग अलग जगह पर। और ये दुर्भाग्य से ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने पहले ही कहा क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर एंड डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। इस बात से हमारे और भी श्रोता इत्तेफाक रखते हैं। अब ये सारे में देखो, कानून से तो बदल नहीं आए, हमारे संविधान में हमारे संतों ने, सिर्फ संविधान ही नहीं, क्या हमारे संतों की सीख कोई अलग है? महाराष्ट्र में तो संत की परंपरा रही और सारे संतों ने जो सीख दी है वही सीख मुझे हमारे संविधान में प्रतिबिंबित दिखती है। तो संतों का जो पूरा तत्वज्ञान है वही हमारे कानून का भी तत्वज्ञान। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, कानून अपनी जगह पे हो रहा है और व्यवस्था कुछ अलग हो रही, दिशा में, अलग दिशा में जा। तो ये क्रांति लाना पड़ेगा और इसके लिए फिर श्रद्धा सबूरी से जो अच्छे लोग हैं उन लोगों ने अपनी अच्छाई को बढ़ाना है और उसको विकसित करना है और उसका विस्तार भी करना है। अगर आपको ब्लडलेस क्रांति चाहिए, और यही हमारे संविधान में हमारी ताकत बनाई, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। काफी परिवर्तन आया है। संविधान अस्तित्व में आने के बाद में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन समाज के अंदर आया। बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे परिवर्तन तो आया। अब कुछ जगह पर हमको ये समस्या भी दिखती, ये बात भी सच है, लेकिन उसके लिए सिर्फ कानून से नहीं होगा। देखो, समाज में 3 चीजों से समाज अच्छा स्वस्थ समाज बनता है। एक है लॉ, दूसरा है इथिक्स, तीसरा है मोरालिटी। लॉ, इथिक्स एंड मोरालिटी, ये तीनों बहनें हैं, समझे। ये तीनों मिलके समाज को, स्वस्थ समाज की निर्मित करते हैं और स्वस्थ समाज का वो संचालन करते हैं। अब दुर्भाग्य से हुआ ये है, ये सभी बोलते हैं इथिक्स एंड मोरालिटी, धीरे 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 हमारे
समाज से कम होती है। और जब तक इथिक्स एंड मोरालिटी का लॉ को सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ कानून परिवर्तन नहीं रहा, तो हमें उसका रिवाइवल करना होगा। और वही जिम्मेदारी हमारी टीचर्स की। मैं डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम होकर के मैं डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, ये सिद्धांत नहीं चाहिए। Although I am a victim of discrimination, but when it comes to me, I will not discriminate. और मेरी बात एक प्रकाश जी आप मानिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, सिर्फ रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे ही या सेक्स के बेसिस पे ही होता है, ऐसा मत समझिए। देयर आर अदर रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, और जिसको मैंने महसूस किया मेरे लाइफ में डे टू डे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। आई एम ए विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन, जो तुम आमतौर पे हमारी जो डिस्कोर्स में आता है डिस्क्रिमिनेशन ग्राफ, उससे हटकर है। बट देन आई मेड इट ए पॉइंट, आई रिजॉर्ट व्हेन इट कम्स टू मी, जब मुझे न्याय करने की बात होगी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। तो जो मेरे बस में है वो मैं करूंगा, और मुझे करते रहना। और मुझे बड़ा कहने में गर्व महसूस होता है, जो लोग मेरे संपर्क में आए उनमें भी परिवर्तन हुआ। अब मेरे संबंध में आके अगर 5 लोग परिवर्तित हुए, लेकिन समाज में 50 लोग खराब हो रहे, मैं मेरा काम ये है, मैंने 5 में परिवर्तन लाया, वह 5 और 5 में लाए। इस तरह से हमारे को एक बड़ी चेन तैयार कर, छोटे छोटे लेवल पे हम काम करते रहेंगे, और हम लोग दृढ़ श्रद्धा से और संकल्प से अगर काम करते रहेंगे टीचर, तो अवश्य परिवर्तन। कम से कम समाज की जो अधोगति हो रही है जिस रफ्तार से, हो सकता है हम उसको रोक सकें, उस रफ्तार को रोक सकेंगे, वही हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन। और आफ्टर ऑल आप में से कितने लोग उस बात से वाकिफ रहेंगे? नहीं, मैं डेस्टिनी को मानने वाला हूँ। हमें हमारा कर्म करना है और अच्छा कर्म, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, और वो नहीं है करके मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। व्हाट इज विद इन माई पावर, तो मेरी जो मर्यादा है, मेरी जो क्षमता है, उस क्षमता से हर रोज निरंतर जब भी मौका मिलेगा कुछ अच्छा करने की मैं कोशिश। मैं लोगों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं, चाहे लोगों ने मेरे साथ में किया, और विश्वास रखो ये परिवर्तन लाएगा, हालांकि धीरे धीरे। हाँ सर, हम आपके विचार से सहमत है। बस 2 बिंदु है। नंबर 1, जो भी मेरिट स्टूडेंट है उसे उसका स्थान मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा का, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। बस उसे, अगर वो डिजर्व है तो उसे उसका स्थान मिलना चाहिए। बस यही चाहते हैं सर। नहीं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आप इस बात पे, आपके बात से मैं मोर देन 100% आप